नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में बीजेपी की मनमानियों के खिलाफ अब लोग एकजुट होने लगे हैं और लोकतंत्र बचाने की मुहिम तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि चुनाव सुधार के लिए वो आंदोलन खड़ा करने जा रही है। इधर महाराष्ट्र में वोटों की गिनती में गड़बड़ी के सबूत अब चुनाव आयोग को सौंपने का सिलसिला शुरू हो गया है। बारामती क्षेत्र में अजित पवार से हारने वाले उम्मीदवार युगेंद्र पवार, जो उनके ही भतीजे हैं, उन्होंने यानी युगेंद्र पवार ने आज ही 19 माइक्रो कंट्रोलर चिप के सत्यापन के लिए एक लेटर यानी आवेदन, एप्लीकेशन कह लीजिए, जिला प्रशासन को सौंपा है बारामती में, और इसकी 9 लाख रुपए की फीस भी जमा की है। 9 लाख रुपए की फीस है 19 माइक्रो चिप को की जांच के लिए। सुप्रीम कोर्ट के, आपको याद होगा कि दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, उन दिशा निर्देशों के अनुसार जो उम्मीदवार अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में से 5% के माइक्रो कंट्रोलर की जांच का अनुरोध कर सकते हैं। तो युगेंद्र पवार ने अपनी आशंकाएं दूर करने के लिए कदम उठा लिया है, 9 लाख रुपए जमा कर दिए। महाराष्ट्र में उनकी तरह कई उम्मीदवार हैं जो ऐसा कर सकते हैं या करने वाले हैं और जो ऑलरेडी तैयारियों में हैं। अगर कहीं थोड़ी भी गड़बड़ी सामने आई तो फिर विपक्ष के दावे सच हो जाएंगे। वैसे बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि एकनाथ शिंदे पर बीजेपी का जो दबाव था वो अब काम करता हुआ नजर आ रहा है। कल आपने सुना होगा, खबर आई होगी आप तक कि एकनाथ शिंदे बीमार हो गए हैं। यानी कल तक बीमार एकनाथ शिंदे आज मुंबई लौट आए हैं। आप इस वीडियो में शिंदे के चॉपर को मुंबई लैंड करते हुए देख सकते हैं। ये वीडियो है जिसमें ये चॉपर जिसमें बैठे हुए हैं मुंबई लैंड कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। इस वीडियो में आप देख लीजिए, और यहां से लौट के आते हुए दिखाई देते हैं एकनाथ शिंदे। यानी एकनाथ शिंदे लौट आए हैं और इसके बाद कहानी कुछ और आगे बढ़ेगी, और क्या बढ़ती है आगे वो भी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले, मुंबई आने से पहले, ये देखिए एकनाथ शिंदे वापस आ गए। बीमार थे कहा जा रहा था, 2 दिन से बुखार था, लेकिन आज बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। मुंबई आने से पहले शिंदे ने सतारा में अपने गांव से निकलकर पत्रकारों से चर्चा की और बताया है कि मैं चुनावी व्यस्तता के कारण बीमार हो गया था, इसीलिए आराम करने यहां चला आया था। यानी बीमार थे, चुनाव में बहुत काम करना पड़ा और बीमार हो गए, इसलिए आराम करने के लिए अपने गांव चले आए। सीएम के नाम पर सवाल किए जाने पर शिंदे ने कहा है कि बीजेपी को उनका पूरा समर्थन है। सुनिए किस तरह शिंदे ने अपना समर्थन बीजेपी को देते हुए या अपने समर्थन की बात बीजेपी के लिए कही है। आइए सुन लीजिए। मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी, और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक सर ऑपोजिशन और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए गृह मंत्रालय पर यहां सवाल पूछा जा रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे गृह मंत्रालय के सवाल को बार बार टालते हुए दिखे, और सुन लिया भी आपने कि आप ही कुछ बोलोगे या मुझे भी कुछ बोलने दोगे। यानी जब गृह मंत्रालय की बात आ रही है तो इस सवाल को टाल रहे हैं। इससे साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने इस बार भी शिंदे को दबाव में लिया है और महाराष्ट्र में भी मोदी और शाह की मनमानी चलेगी। हो सकता है कि कल महाराष्ट्र के सीएम का नाम सामने आ जाए, लेकिन बाकी देश में भी
महाराष्ट्र जैसा हाल न हो, इसके लिए अब कांग्रेस समेत कई और दलों और संगठनों ने कमर कस ली है। क्या कुछ इधर हुआ है वो आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले शिंदे जो बात कह रहे हैं, क्या यहीं तक ये बात खत्म हो जाती है? क्या शिंदे अगर सीएम की कुर्सी पर नहीं रहते हैं, हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें, लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर जो बात कही जा रही है, हालांकि यहां प्रेस के सामने उसका जवाब वो नहीं दे रहे हैं, टाल रहे हैं और आप ही सब पूछोगे, मुझे भी कुछ कहने दोगे जैसा सेंटेंस ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या कहानी यही खत्म हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल यहां कहानी खत्म होते हुए नजर नहीं आती है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे दलों और संगठनों की बात कर लें, जो इन चुनावी धांधलियों के लिए कमर कस चुके हैं, उसमें आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भी कुछ नजारा देखने को मिला। आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बहुजन समाज की महारैली हुई, जिसमें ईवीएम हटाने पर चर्चा हुई। दरअसल दलितों, ओबीसी, आदिवासियों और पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करने वाले कई लोगों ने इस रैली में आज हिस्सा लिया और यहां बतौर मुख्य अतिथि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना, आरक्षण, इन सब पर तो बात की ही, और साथ साथ बीजेपी की चुनाव चुराने की आदत पर भी हल्ला बोला है। चुनाव चुराने की आदत पर हल्ला बोला है। ये सुन लीजिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को। बीजेपी केवल अपने नैतिकता की बात बहुत करती है, यह और बार बार अनैतिकता काम करते हैं। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आपके वोट चुराती है। कैसा चुराती है? ईवीएम की वजह से, और वो वोट चुराती है और यहां तक कि एमएलए को भी चुरा के भगा लेके जाती है। जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, मणिपुर में जो हुकूमत हो गए हैं, वो सब चुरा के एमएलए को चुरा के ही लेके गए। और बीजेपी चुनी हुई सरकार को भी चुराती है और आपके पेंशन को भी चुराती है। और किसानों का एमएसपी तो छोड़ो, उसको तो वो लोग कुछ भी नहीं करे, लेकिन बॉर्डर पे लोग एमएसपी के दाम के लिए बैठे हुए थे, उनको मारकर भगा दिए, कुचल कर मारे। ऐसी बीजेपी है और उसके नेता भी लोग वैसे ही हैं, और आपका हकूक चुराती है और लोकतंत्र की आत्मा निष्पक्ष चुनाव में बसती है। हम यही कह रहे हैं, देखो भाई, आप निष्पक्ष पद से चुनाव करो, चोरी मत करो वोटों की। वो को मैं देखा हूं बहुत से जगह, मेरे को कंप्लेंट आए पूरे देश में, वो लोग बोलते हैं साहब 1 घंटे में 1000 वोट डाल देते हैं। ये कैसा? बैटरी खत्म होती है, लेकिन बाद में अगर देखते हैं तो वहां पर फिर बैटरी उसका जो दिखता है 60-70% दिखता है, 99%। तो यह सब कैसा होता है? इसीलिए जमहूरियत को टिकाना भी इंपॉर्टेंट है। तो सुन रहे थे आप यहां मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ चुनावी प्रक्रिया पर और बीजेपी पर हमला बोलते हुए, ये वोट चुराते हैं, ये एमएलए चुराते हैं, ये और इस प्रक्रिया में जितनी सारी चीजें होती हैं सब कुछ यहां रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में, आप याद कीजिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी उसमें चुनावी सुधार के लिए मुहिम छेड़ने का ऐलान किया ही है। इस पर कांग्रेस 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगाम से शुरुआत करने जा रही है।
26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगाम से चुनाव सुधार को लेकर एक नई रणनीति, एक नई यात्रा, एक नया आंदोलन शुरू करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन उससे पहले आज इस महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक तरह से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और इतिहास गवाह है कि रामलीला मैदान से उठने वाले आंदोलन सत्ता की जड़ें हिला देते हैं। फिलहाल बीजेपी सत्ता के नशे में है, लेकिन देश को लड़खड़ाने से बचाने के लिए बीजेपी की विचारधारा से मतभेद रखने वाले लोग जिस तरह एक साथ खड़े हो रहे हैं, वो उसके लिए बड़ी चेतावनी है। बीजेपी इस चेतावनी को किस तरह लेती है, ये देखना होगा। लेकिन आरएसएस फिलहाल हिंदुत्व के एजेंडे को ही आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और इसमें वो देश के हितों को भी दांव पर लगा रहा है। आज मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करने की पैरवी करते हुए कहा है कि 2.1 की जनसंख्या वृद्धि दर बनाए रखने के लिए समाज को 2 से ज्यादा बच्चों की आवश्यकता है। मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस और एआईएमआईएम ने आपत्ति जताई है कि जब युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम नहीं हो रहा है, खैरात की तरह 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है, महंगाई काबू में नहीं है, तब 3 बच्चे पैदा करने का सुझाव दिया जा रहा है। वो भी मोहन भागवत यानी आरएसएस प्रमुख दे रहे हैं ये सुझाव। भागवत का ये बयान आगे क्या विवाद खड़ा करता है ये देखना होगा दोस्तों। फिलहाल कल संसद सत्र शुरू होने जा रही है फिर से, और शुरू होने से पहले एक बार फिर कल सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक के लोग एक साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें संभल और अदानी के मुद्दे जो हैं ये प्रमुखता के साथ रहेंगे और इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार हो सकती है। तो कल बीजेपी एक तरफ महाराष्ट्र के लिए अपनी रणनीति बनाएगी, लेकिन साथ ही दिल्ली में घेराव की तैयारियों से वो खुद को कैसे बचाएगी, ये सब कुछ आज इस चर्चा में करेंगे हम। इसके अलावा ईवीएम से लेकर ईवीएम के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ चल रहा है, इन सब पर आज पैनी निगाह के साथ हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ जयशंकर गुप्त जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास ही। कैसे देखा जाए प्रेम कुमार जी, पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में योगेंद्र पवार ने 19 माइक्रोचिप के रिकाउंटिंग की बात 5% वाले उस पे, और ये सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत लोग हैं जो पैसे देकर जमा करके, क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत हैवी वहाँ पर फी रखी हुई है, लेकिन उसके बाद भी अगर पैसे देकर लोग चुनाव में रिकाउंटिंग के लिए जा रहे हैं और ये अगर इसमें कहीं गड़बड़ियां मिल गई तो फिर क्या हो सकता है? प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक सुविधा अवेल की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जितनी रकम जुटाई जानी है इसके लिए हर प्रत्याशी के वश की बात नहीं है। भाई, राजनीतिक दल अगर पंजीकृत है वो तो चंदा जुटा भी लेते हैं, उनको चंदा मिल भी जाता है, तो इंडिपेंडेंट लोग कैसे करेंगे? या सेकंड थर्ड पर इंडिपेंडेंट भी तो आते हैं, वो कैसे करेंगे? ये बड़ा सवाल है। और क्या ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाए, चुनौती दी नहीं जाए ईवीएम को? इसके लिए इतना कठोर नियम बना दिया गया है कि आप सवाल ही ना करें। फिर भी कुछ एक सीटों पर भी अगर सवाल किए जाते हैं और उचित तरीके से उसका वेरिफिकेशन हो पाता है, तब हम ये मानेंगे कि हाँ सही हुआ। क्योंकि अभी तक जो अनुभव है उसके हिसाब से तो ये कह देते हैं कि ईवीएम का डाटा ही वाइप आउट हो चुका है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, और ईवीएम को भेज दिया जाता है हैदराबाद और दूसरी जगहों पर। अगर इस बार भी अगर बेईमानी मन में नहीं होगी तो ईवीएम सुरक्षित रखा गया होगा, और तब ये जो चैलेंज किया जा रहा है जो माइक्रोचिप के मिलान का वगैरह वगैरह तकनीकी बातें मैं नहीं जानता, तो वो संभव हो पाएगा। ये एक सभी पार्टियों को, इंडिया गठबंधन को मिल करके सभी सीटों पर ऐसा करना चाहिए जहां उनको लगता है कि आंकड़े एकदम उलट आए हैं। हमने तो देखा है, बहुत सोशल मीडिया में भी वायरल है, हमने चर्चा भी की है कि कई सीटें, कई जगह तो ऐसा है कि मतदान जितना है, मतदाता जितने हैं, मतदान जितना हुआ उससे दुगना वोट गिन लिए गए हैं। तो इस तरह की बातों के लिए तो आपको चिप की भी जरूरत नहीं है, चैलेंज करने की भी जरूरत नहीं है।
क्या राजीव जी, ऐसी चीजें तो साफ आईने में दिख रही है कि बिल्कुल। भाई मतदाता जितना उससे दुगना वोट आपने काउंट कर लिया है, तो फिर इसके लिए कौन सा चिप और कौन सा चैलेंज करने की जरूरत है? क्या इसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा आप साबित करने के लिए? ये बात भी महत्वपूर्ण है। या चुनाव आयोग पैसा दे और सारे उम्मीदवारों को कि हमने ये गलती की है, हम सबको कंपनसेट करते हैं, माफी मांगते हैं, कुछ तो रास्ता निकालेंगे जहां ऐसा खुल करके सबूत आता है। खैर, हम थोड़ी इधर उधर बात हो जाएगी, लेकिन ये सवाल जो चुनाव चुराने का सवाल है, वो सवाल बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। चुनाव चुराना सिर्फ ईवीएम तक नहीं है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। ईवीएम के अलावा भी बहुत तेरे तरीके हैं जिनसे चुनाव चुराए जा रहे हैं। वो आप देख सकते हैं, एक पार्टी का फेवर करके दूसरे पार्टी को रियायत दे करके, एक पार्टी का बैंक अकाउंट सीज करके दूसरे को रियायत देकर, या अपोजिशन के घर में ईडी सीबीआई भेज के उसको जेल में डाल करके थ्रेटनिंग दे करके, ये सारे तौर तरीके तो दिखे ही हैं। इसके अलावा वोट प्रतिशत का बढ़ जाना या ईवीएम का 99% तक रिचार्ज अवस्था में रहना, वो 1 घंटे में 5 से 6 बजे तक के अवधि में 45 लाख वोट महाराष्ट्र में पड़ गए। ये सारे सवाल हैं जो पूरे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। 76 लाख वोट, 76 लाख, क्षमा कीजिए, 47 लाख वोट तो जोड़े गए थे, 47 लाख जोड़े गए वोटर्स, 76 लाख वोट बढ़ गए। तो ये जो 76 लाख वोट बढ़े, 76 लाख बहुत होता है रिजल्ट को इधर उधर करने में। और ये वोट जो है 235 जो आई है, इसकी वानगी है कि इन्हीं सब कारणों से आई होगी, क्योंकि सारा विश्लेषण कहता है कि ये संभव रिजल्ट तो नहीं हो सकता। ये एक स्थिति है, इसलिए कि हमें लगता है कि जी आवाज डाउन जा रही है। इस पूरा देश आंदोलित है, बस इस आंदोलित अवस्था को नेतृत्व देने की आवश्यकता है। जो दिल्ली के रामलीला मैदान में जो दलित या बहुजन समाज के लोग जो जुटे, और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो भाषण दिया, अच्छी खासी भीड़, बड़ी तादाद में लोग जमा थे, और ये बताता है कि चुनाव सुधार को लेकर के देश बेचैन है। अब इस बेचैनी को आवाज देने की जरूरत है, जिनको संगठित तरीके से आवाज देने की जरूरत है। हम मानते हैं कि ये जो सभाएं हो रही, ये इन सभाओं से सत्ताधारी दल की धक धक धुक धुकी जो है उनकी बढ़ गई है, क्योंकि ये सभाएं होंगी, लोग जागरूक होंगे, तभी जाकर के ये चुनाव में धांधली को रोका जा सकता है, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और चुनाव में धांधली रुक गई तो उद्योगपति सरकार खरीद नहीं पाएंगे, ये बात है। आज तो उद्योगपति के लिए चुनाव हो रहे हैं, उनको सरकार खरीद कर दिया जा रहा है, या वो सरकार खरीदवा रही है किसी तरीके से। ये जो अवस्था पैदा हुई है, तो इसके खिलाफ जन जागरण का आगाज हुआ है, एक उम्मीद जगी है, एक उत्साह आया है। ये एक बात साफ तौर पर दिखती है, और भी बातें हैं, लेकिन हम आगे करेंगे बात। जी बिल्कुल आता हूं आपके पास दोबारा, और बहुत कुछ हम इस पे बात करेंगे। एक आज से आगाज दिखाई दे रहा है, जो आज ये अभी भाषण थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, रामलीला मैदान माफी चाहूंगा, ऐतिहासिक मैदान है, और इस मैदान से कई सारी चीज़ों का आगाज हुआ है, कई ऐसे आंदोलन और वो हम लोगों ने उसको एक मुकाम तक पहुंचते देखा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं समीरात्मज मिश्र जी, और तमाम साथी जुड़े हुए हैं। समीर जी, आपका स्वागत करता हूं, आपके पास ही आना चाहता हूं। रामलीला मैदान में और जो भाषण था मल्लिकार्जुन खड़गे का, कितना दम दिखाई देता है। यहाँ से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाली बात कही जा रही है, और ये लगातार कही जा रही है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। चुनाव सुधार, चुनावी धांधली को रोकना, सत्ता पक्ष के हाथ में सब कुछ है। यहां तक कि अब जुडिशरी और चुनाव आयोग पर भी कहीं ना कहीं शक के बादल जो हैं, शंका आशंकाओं के हिसाब से देखा जा रहा है। उस लिहाज से मल्लिकार्जुन खड़गे का ये भाषण, और उसमें साफ साफ कहना कि बीजेपी वोट चुरा रही है, और इतना ही नहीं, बीजेपी एमएलए एमपी खरीद लेती है, और महाराष्ट्र में ही एमएलएज को कैसे खरीदा गया ये आप लोगों ने देखा है। इसको कैसे आप फ्रेम करेंगे, कैसे देखते हैं समीर जी? मल्लिकार्जुन खड़गे की आज की जो उनका जो भी भाषण रहा, उसकी पृष्ठभूमि के तौर पर 26 नवंबर को उन्होंने जो संविधान सम्मेलन में भाषण दिया, और
उनकी जो भाव भंगिमा थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से उन्होंने ईवीएम को लेकर, और केवल ईवीएम नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है, पूरी चुनावी मशीनरी है, उसको लेकर जो बातें कही, और वो दिखाई पड़ रहा था कि ये अब इंडिया गठबंधन के घटक दलों में चुनाव को लेकर, परिणाम को लेकर जो भी वो आरोप लग रहे हैं, अब वो आरोप केवल शिकायत तक नहीं सीमित रहेंगे, वो केवल चुनाव आयोग को लेटर लिखने तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर उस दिन कहा कि हमको चुनाव नहीं चाहिए ईवीएम से, केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। तो ये उसी चीज का एक एक्सटेंशन आज का भाषण ये कह सकते हैं, और उसको पूरी जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें शुरुआत से लेकर, यानी वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर मतदान के दौरान, फिर मतगणना के समय, और सबसे ज्यादा तो ये कि मतगणना के आंकड़े आने के बाद 5-10 घंटे के बाद जिस तरह से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, तो इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है उन्होंने। और इसको लेकर अब जो जिस तरह से अब विपक्ष का रवैया दिखाई पड़ रहा है, या उसकी जो रणनीति, कार्यशैली दिखाई पड़ रही है, वो दिख रहा है कि ये केवल और केवल एक आंदोलन से ही इस पर रोक लगाई जा सकती है, या ईवीएम के बजाय अगर वो आना चाहते हैं बैलेट पेपर पर चुनाव, चूंकि ईवीएम पर अगर भरोसा नहीं है तो दूसरा रास्ता यही है। इसको लेकर पहली बार ये दिखाई पड़ रहा है कि इस तरह से मुखरता के साथ बड़े नेता, खड़गे जैसे बड़े नेता, या फिर राहुल गांधी हो, या फिर अखिलेश यादव हो, पहली बार इसको लेकर इस तरह से ऐसे मंचों पर, अखिलेश यादव ने तो सीधे पार्लियामेंट में ही कहा कि हम सारी सीटें जीत जाते हैं अगर उत्तर प्रदेश में, तब भी हम बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहेंगे। इसे लेकर अब ये सीधे तौर पर दिख रहा है कि आंदोलन के रास्ते पर बढ़ने को तैयार है इंडिया गठबंधन, और दूसरी ओर उसके ऊपर जिस तरह से आम मतदाता का भी दबाव है, और दबाव ये भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों एक एप्लीकेशन खारिज करते हुए जो कहा है, कि याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप जीतते हैं तो आपको ईवीएम अच्छी लगती है और हारते हैं तो खराब। उन सारी चीजों का जवाब देने के लिए ये दबाव भी है विपक्ष के ऊपर कि वो इसको लेकर आंदोलन में उतरे, या फिर शांत रहे, उसका आरोप न लगाए। तो ये लग रहा है कि अब उसको, और चूंकि पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है, वो चाहे हरियाणा में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, इसके पहले भी कई चुनाव में ये सारी चीजें दिखाई पड़ी हैं, आरोप लगे हैं, लेकिन अब वो चीजें, शिकायत और याचिका, इन सब से बाहर निकलकर वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। इसके लिए इंडिया गठबंधन पर दबाव भी है, और उनको भी ये लग रहा है कि इसके अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग तो आपको बुलाएगा और फिर वही जवाब दे देगा जो उसने हरियाणा के मामले में दिया था। चुनाव आयोग ने लेकिन यहां एक दूसरी कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी कार्रवाई यह है कि चुनाव आयोग ईवीएम के बारे में बात करने वाले लोग, ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। अभी की खबर बता रहा हूं कि ईवीएम का दावा करने वाले सैयद, ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले कि मैं हैक करके दिखा सकता हूं, सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज करवाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से, और इसी तरह के झूठे दावे करने वाले दूसरे लोगों के खिलाफ भी संभावित आपराधिक मामले शामिल किए गए हैं इसमें। ये सब कुछ अब चुनाव आयोग करने जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि मेरे इस कदम से, हमारे इस कदम से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में फर्जी खबरों पर अंकुश लगाना होगा। यानी हम लोग जो खबर दे रहे हैं ये खबर फर्जी है, और इस पर अंकुश लगाने के लिए एफआईआर दर्ज करना होगा सैयद शुजा के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। तो एक तरफ देखिए जहां विपक्ष ईवीएम और चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन का शेप देकर और आंदोलन की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग यहां एफआईआर दर्ज करवा रहा है। ये दो बातें पैरेलल चल रही हैं, यानी ये लड़ाई अभी और मजबूती के साथ लड़नी होगी विपक्ष को, और कई सारे ऐसे केसेस के लिए तैयार रहना होगा उन तमाम लोगों को जो ईवीएम के बारे में बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हम भी उसमें हैं, क्योंकि हम भी ईवीएम के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए ये बात मैं कह रहा हूं यहां पे। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, इस पूरी की पूरी इस प्रक्रिया पर, जबकि चुनाव पारदर्शी हो, इसी पे बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि देखिए ईवीएम को हम हैक करके दिखा सकते हैं,
लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 4 दिन पहले कह दिया था कि जब हारते, जहां आप जीतते हैं उसकी बात नहीं करते, हारते हैं तो आ जाते हैं। ये सारी चीजें किस चीज को, अगर डॉट्स को मिलाइए, क्या यहां पर बातें समझ में आती हैं आपको? क्या यहां से चुनाव की प्रक्रिया को हम लोग पारदर्शी होते हुए देख पाएंगे? राजीव जी, देखिए, सरकार का पूरा जो खेल है और उसके जितने भी प्रयास हैं वो यही है कि तमाम प्रक्रिया को अपारदर्शी बना दिया जाए। न केवल अपारदर्शी बना दिया जाए बल्कि उसको इतना महंगा कर दिया जाए कि या तो आपको 9-9 लाख रुपए भर के वहां पर आपको अपनी शिकायतें दर्ज करनी पड़ेंगी, या फिर सैयद शुजा जैसे के साथ जो हो रहा है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाएगी। लेकिन इससे एक बात तो बहुत साबित ये हो रहा है कि अब चाहे वो राजीव कुमार हो या पूरा चुनाव आयोग कहा जाए, उसको ये पता चलने लग गया है कि हमारी जितनी भी कारगुजारियां हैं, जो हमारी कारस्तानी है, अब वो लोगों के सामने आनी शुरू हो गई हैं। इसलिए सरकार और चुनाव आयोग ये एक दूसरे को बचाने का खेल जो है वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज ये जो दलितों ने जो संगठन है उसने जो इस प्रकार से आज आंदोलन शुरू किया है रामलीला मैदान में, इसको एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाना चाहिए। और लेकिन ये दुर्भाग्य जरूर है राजीव जी, जैसा हम पहले भी कहते आए हैं कि इसको इस तरीके के आंदोलनों के सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं कि जिससे प्रभावित हुए हैं वो तो राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? आप याद कीजिए, महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह जैसे लोगों ने सबसे पहले इस मामले को उठाया जाना चाहिए था राजनीतिक दलों के द्वारा, जिससे प्रभावित हो रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुरा कर ले जा रही है अपने चुनाव आयोग के जरिए, तो आपको सामने आना चाहिए था। लेकिन अब ये अच्छी बात है, चलिए देर से ही सही, अब ये पता चल गया है कि जब तक आपकी असली लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी से तो बाद में है, उसके पहले आपको कोर्ट से लड़ना है, उसके पहले आपको चुनाव आयोग से लड़ना है। चुनाव आयोग के खिलाफ अब ये जो सीधी सीधी बात हो रही है, और निश्चित रूप से देखिए उसके बचाव में अब भारतीय जनता पार्टी आएगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आएंगे। जैसा हमेशा होता रहा है कि कोई भी चुनाव होने के बाद जैसे ही कोई भी पार्टी आरोप लगाती थी कि चुनाव को हैक किया गया है, ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुई है, हमारी जो मैंडेट है उस पर डाका डाला गया है, तो उसका जो खंडन है वो चुनाव आयोग तो बाद में करता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है उनको बचाव में उतर आते थे, या भारतीय जनता पार्टी पे कोई हमला होता था चुनाव के मामलों को लेकर तो उसका बचाव जो है वो राजीव कुमार या कोई दूसरे आयुक्त करने लग जाते थे। तो इस प्रकार से एक दूसरे को बचाने का खेल तो है। असली लड़ाई जो है, जब तक आप चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और इस चुनाव आयोग से लड़ने का मतलब है ईवीएम के साथ आपको लड़ने पड़ेंगे, तब तक आपका कोई भी विमर्श, आप जितनी भी बातें करती हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो ईवीएम के कारण ही आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर अदानी से लड़ना चाहते हैं, आप जो पूंजीपतियों के खिलाफ जो लड़ना चाहते हैं, या मोनोपोली के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, या लोगों को आरक्षण देना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, ये सारे तभी सफल हो पाएगी ये सारी लड़ाइयां, छोटी बड़ी जितनी भी लड़ाइयां हैं, जब तक आप इस ईवीएम का जंजाल जो है वो सामने से नहीं खत्म करेंगे। आप देखिए पूरी दुनिया में देखिए 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पे बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव होता है। और अगर उदाहरण भी देते हैं कई बार भारतीय जनता पार्टी वाले कि बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं जी। तो आपको बड़ी हंसी आएगी कि कौन से देश हैं जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल होता है। उसमें भूटान है, नेपाल है, घाना है, नाइजीरिया है, रूस है, ऐसे देश हैं, गिनती के 30 देश हैं, 30, 32, 35 देश ही हैं जो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अपने आप को किन देशों के बराबर खड़ा करना चाहते हैं? इन देशों के बराबर, या आप नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों के साथ खड़ा करना चाहते हैं खुद को, जहां पर ईवीएम को या तो बैन कर दिया गया है या जिसका कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है जी। और ये नहीं हुआ है तो उसका कारण यही है कि उसमें अपारदर्शिता है, और लोगों को बिल्कुल इस बात की गारंटी नहीं है कि हमने जिसे वोट दिया है क्या वाकई उसके पक्ष में वो वोट गया है। तो ज्यादातर लोगों ने पाया छानबीन में, अब बहुत गहरी जांच होने के बाद नीदरलैंड और इटली ने इसको खत्म किया ईवीएम को। ऐसा नहीं कि किसी ने बात कही और उसको खत्म कर दिया गया, गहरी छानबीन की गई। कुछ देशों में कुछ समय तक इसका इस्तेमाल भी किया गया, हमारे अपने देश में भी 2004 से शुरू हो गया था, लेकिन इसके खिलाफ देखिए कभी भी ऐसी बात नहीं कही गई थी। अब ये अलग बात है कि जब मनमोहन सिंह सरकार से आप लड़ नहीं पा रहे थे तो आपने अपने एक प्रवक्ता के जरिए पूरी की पूरी किताब लिखवा दी ईवीएम के ऊपर। जीवीएल नरसिम्हा राव की मैं बात कर रहा हूं।
और जिसका विमोचन जो है लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है ईवीएम। तो आज ईवीएम किस प्रकार से आपके पक्ष में हो गई, ये बात कोई समझाए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। लेकिन अब वो जान गए हैं कि ईवीएम के ही जरिए हम चुनाव लड़ सकते हैं। पूरी की पूरी 80 सीटें लोकसभा में 2019 और 2024 के बीच कम हुई है। तो इस प्रकार से आपकी छवि गिर रही है, आपके सारे जितने भी मुद्दे हैं वो मार खा रहे हैं चुनावी मैदान में, आपकी तमाम रैलियां फ्लॉप हो रही हैं। फिर भी जब आप जीते जा रहे हैं तब कहीं सीधे सीधे बात होती है कि ईवीएम के ही जरिए आप चुनाव जीत रहे हैं। ये अच्छी बात है। और मैं अंतिम बात करके खत्म करूंगा कि बेलगांव में जो है, जो 26 तारीख से ये जो शुरू हो रहा है आंदोलन, बेलगाम बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर पूरे अपने जीवन में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ और जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वो एकमात्र अधिवेशन था। और वहीं पर एक कुआं अभी भी है जिसका पानी पीकर कार्यकर्ताओं ने प्यास बुझाई थी, उसका नाम कांग्रेस कुआं है। पूरे देश में एकमात्र कुआं है जिसका नाम कांग्रेस कुआं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उस जगह को चुना गया है, और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सभी लोगों को आंदोलन में आना चाहिए। और ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं रह गई है, जिसका जिसका भी लोकतंत्र में स्टेक है, हर वो आदमी जो अपनी उंगलियों पे निशान लगा के फेसबुक पर डालता है, सोशल मीडिया पे डालता है और दिखाता है, इतराता है कि मैंने देखे लोकतंत्र के पक्ष में आज अपना वोट दिया है, वो ये नहीं जान रहा है कि जिसको वो वोट देकर आया है, पता नहीं वो वोट वाकई उसको गया है या किसी और को गया है। तो ये हम सब की लड़ाई है। करने दीजिए एफआईआर, कितनी एफआईआर करेंगे? बहुत सारे, आपको याद होगा, बहुत सारे ऐसे मामले थे पिछले 10 सालों में कि कोई भी आंदोलन होता था, 2-4 लोगों के खिलाफ एफआईआर होती थी, लेकिन उसके बाद एफआईआर होनी बंद हो जाती थी। तो ये अच्छी बात है। अगर एफआईआर होती है तो अब देखा जाएगा कितने लोग इस आंदोलन में साथ आते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक आपका कोई भी विमर्श, कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। आपको अगर सरकार से कुछ पाना है, कोई अच्छी चीज चाहिए, आपको अपना जीवन खुशहाल बनाना है, तो सबसे पहले आप ईवीएम को हटाइए, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। ये सबकी लड़ाई है। राजीव जी ईवीएम को हटाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और ईवीएम की लड़ाई, चुनाव सुधार की लड़ाई या चुनाव में जो धांधली है उसके खिलाफ जो लड़ाई है, इन सब ये लड़ाई कहां तक जाती है ये देखना होगा। क्योंकि अब समय आ गया है जब चुनाव सुधार पे बात हो, और लगातार अगर रिजल्ट कुछ और आ रहे हैं और वहाँ के मतदाता कह रहे हैं कि हमने तो वोट दिया नहीं, उसके बाद भी कोई और जीत जाता है, या एक परिवार का कैंडिडेट है, उसके परिवार के लोग वोट दे के आते हैं और वो वोट अगर नहीं जाता, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं। और ऐसे में अगर कुछ पार्टी, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर यहाँ रिकाउंटिंग करवा रहे हैं और रिकाउंटिंग से कुछ निकल के आता है तो बहुत बड़ी बात होगी। ईवीएम की बात, जरा जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूँ। हम ईवीएम की बात कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ महाराष्ट्र की बात भी कर रहे हैं। जरा महाराष्ट्र से ही शुरुआत करना चाहता हूँ आपसे। और वहां की राजनीति में बहुत नजदीक से आपने देखा है, वहां की महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे पिछले 2.5 साल से उनका जलवा रहा, लेकिन अब एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी से उतर चुके हैं। और अभी पिछले दिनों कहा गया कि शायद नाराजगी के कारण ही वो अपने गांव चले गए थे। हालांकि उसकी लीपापोती करने की कोशिश प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कर रहे थे, आपने देखा। गृह मंत्रालय का नाम लेने पर वो भड़क भी उठे और वो किस ढंग से बात कर रहे थे वो भी आपने देखा। जरा एकनाथ शिंदे की राजनीति और यहां से ये जो पूरा का पूरा कुनबा है महायुति का, उसकी राजनीति, और क्या महाराष्ट्र में 132 सीटें लाने के बाद भी बीजेपी के लिए शांति कायम रह पाएगी? बीजेपी 5 साल तक शांतिपूर्ण ढंग से अपने मुख्यमंत्री को उस कुर्सी पर बैठा पाएगी, आपको लगता है? तो इसमें ईवीएम वाला मसला भी आ गया है, क्योंकि योगेंद्र पवार ने चुनौती दी है और 9 लाख रुपए जमा कराए हैं। तो एक तो ईवीएम का भविष्य भी पता लग जाएगा। अगर जांच हो गई ठीक ठाक से, तटस्थ और पारदर्शी ढंग से जांच हो गई, तो मालूम हो जाएगा कि ईवीएम के साथ क्या हुआ है या क्या होता रहा है या होता है। तो एक तो ये है। दूसरा यह है कि एकनाथ शिंदे छड़े तुष्टा वाले लोग हैं, ये उनके पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जनादेश इस तरह का है कि भाजपा उनको आराम से खुड्डे लाइन जिसको कहते हैं वो लगा सकती है। और भाजपा का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि जो सटा वो कटा। तो जिसको जिसको इन्होंने साथ लिया है, अकाली दल देखिए आज किस हालत में पड़ा हुआ है, अन्ना डीएमके देखिए आज किस हालत में पड़ा है, नवीन पटनायक से
इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करते करते बीजेपी का साथ देते थे पार्लियामेंट में। आज नवीन पटनायक की हैसियत कहां चली गई है। तो इस तरह का लंबा एक है इतिहास लोगों का। तो उसी के लाइन पे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी आराम से। एकनाथ शिंदे, फिर उसके बाद अजित पवार भी वही, उनका हश्र भी वही होगा। आज की हालत में जरूर है कि चूंकि उनके पास 132 सीटें हैं, तो अगर शिंदे रूठ के जाते हैं तो अजित पवार को ले लेंगे वो साथ में। अगर अजित पवार भी रूठ के जाते हैं तो फिर शिवसेना या किसी और इन्हीं पार्टियों को तोड़ करके अपनी सरकार वो बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ राजीव जी, हमारी चिंता का विषय एक दूसरा है, जिस पर शायद मीडिया ने भी ध्यान नहीं दिया और विपक्ष ने भी। हमने इसको एक्स पर ट्वीट भी किया था जी। महाराष्ट्र की विधानसभा राजीव जी 26 नवंबर को उसका कार्यकाल खत्म हो गया जी। अभी तक वहां कोई विधानसभा का गठन नहीं हुआ है, न तो सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ है, न कोई चुनाव हुआ है, नई सरकार भी नहीं बनी है। तो महाराष्ट्र में इसमें संवैधानिक स्थिति है क्या? उसके पहले भी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई ये चुनाव आयोग ने जानबूझ करके 23 नवंबर मतगणना का समय रखा है, ताकि अगर मान लीजिए कि महाविकास अघाड़ी के लोगों को त्रिशंकु स्थिति में उनकी बढ़त रहती है और सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचते हैं वो लोग, तो अगर नहीं होता है 26 नवंबर तक, तो राष्ट्रपति शासन लागू करके विधायकों की तोड़फोड़ की जाएगी। लेकिन अब तो आपके पास प्रचंड बहुमत है, अब क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि आपके अंदर इतना बिखराव है, इतना विरोध है, एक दूसरे का इतना विरोध है। और ये सिर्फ महायुति में विरोध नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दो धड़े साफ हो गए हैं। एक है कि साहब देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, इसके पीछे आरएसएस की पूरी ताकत लगी हुई है। आरएसएस का सोच है कि 2025 में वो 100 साल पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे समय में कोई चितपावन ब्राह्मण, पेशवा ब्राह्मण, पेशवाई का राज कायम होना चाहिए महाराष्ट्र में। एक तो ये है। दूसरी तरफ यह है कि साहब मराठा बहुत नाराज हो जाएंगे, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वही ब्राह्मण की बात करें और विधायक तो जीत करके कुछ और आए हैं, दूसरे लोग आए हैं, तो उनके ओबीसी हैं या मराठा हैं, तो उनका ये भी नहीं होना चाहिए। और मैंने जो सुना है, पता नहीं उसमें सच क्या है, मुझे नहीं कह सकता मैं, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता जो है वही एकनाथ शिंदे को सह देके आगे बढ़ा रहा था। जो पूरी उनकी नाराजगी थी वो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता की सह थी, उनकी कहीं ना कहीं उनका संकेत था, उसके कारण ये मुंह फुलाए हुए थे। और अभी भी उनका ये है कि या तो आप हमको ठीक से एडजस्ट कीजिएगा, गृह मंत्रालय दीजिएगा, 8 या 9 कितना मिनिस्ट्री हमको चाहिए और वो सब। अच्छा, मुश्किल क्या है कि जितनी उनकी सीटें हैं उसी से थोड़े ही कम अजित पवार के पास भी हैं, तो उनकी बार्गेनिंग भी उस ढंग से रहेगी अगर उस तरह चलेगा तो। लेकिन यह है कि चूंकि बीजेपी के पास 132 सीटें आ गई हैं, तो उसके आधार पे उसके दोनों हाथों में, तीनों हाथों में लड्डू है, वो कभी इधर से भी तोड़ सकता है, कभी उधर से भी जोड़ सकता है। इसलिए इन लोगों का बहुत उतना महत्व नहीं है। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में संकट तो थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ये भी खबरें आई थी कि एकनाथ शिंदे शरद पवार से उनकी कोई गोपनीय बातचीत हुई है या क्या हुआ है, उस तरफ भी उनका रुझान दिखाई दे रहा था। तो ये लोग तो देखिए, इनका कोई वैचारिक कमिटमेंट तो है नहीं किसी भी लेवल पर भी, तो ये कब किधर पलटी मार जाएंगे इनका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वही है कि आंकड़ों से चलता है लोकतंत्र जो है, वो जो आंकड़े होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और वो आंकड़े अभी भी एकनाथ शिंदे या अजित पवार के पक्ष में नहीं है, अभी भाजपा के पक्ष में है। तो भाजपा वो करेगी, लेकिन यह है कि खुराफात तो होती रहेगी। ये जिस ढंग का है और पार्टी के अंदर भी जिस ढंग से चल रहा है, तो इतना आसान तो नहीं होगा। दूसरा यह है कि जैसे अभी दिल्ली में भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली आप दिखा रहे थे, दलित या वंचित समाज के लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की रैली में, देखिए लोकतंत्र राजीव जी संसद और सड़क दोनों से चलता है जी। अगर संसद में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, बार बार जब बात हो रही है, साहब अडानी का मसला उठाएंगे, बात होनी चाहिए, या संभल में जो जिस ढंग से किया गया है, पूरे देश को संभल बनाने की जो साजिश चल रही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो सरकार लगातार उसको नहीं करने दे रही है, और उसके चलते हाउस जो है एडजर्न हो रहा है बार बार, 2-3 दिन तो हो ही गया। तो अगर नहीं होता तो विपक्ष को जरूरी है कि सड़क पर आकर के अपनी बात रखनी चाहिए। सड़क पर एक बार, सड़क पर मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बताइए कि हमारे इश्यूज ये हैं, इस पर हम लोग ये बात करना चाहते थे और हमको सरकार ये बात नहीं करने दे रही है।
दूसरी बात यह है कि ईवीएम और चुनाव आयोग के बारे में आप किसी लेवल से भी आप देखिएगा तो वो तटस्थ नहीं है, दावे के साथ कहा जा सकता, कोई भी कर सकता, वो उसका पूरा का पूरा रवैया पक्षपातपूर्ण है। तो उससे आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, और संघर्ष जैसे आज आपने आह्वान किया है, अच्छी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, लेकिन यह काम सारे विपक्षी दलों को एक साथ मिलकर के, जिनका लोकतंत्र में भरोसा है, उन सब लोगों को एकजुट होकर के एक स्वर में बताना चाहिए कि साहब ठीक है, आपने कहा कि झारखंड तो आप जीत गए, तो जहां कहीं जीतते हैं कहीं हारते हैं, तो जब हारते हैं तो आपको ईवीएम याद आती है, जीतते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। तो अखिलेश यादव ने बहुत सही कहा कि अगर हम सारी सीटें भी जीत जाते तब भी हम कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। बात तो सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब अगर महाराष्ट्र में ही देखिए, कोई एक उम्मीदवार था, निर्दलीय क्या था, वो कह रहा है साहब मेरे गांव में मेरे अपने घर का भी वोट मुझको नहीं मिला, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं अपना वोट नहीं दिया होऊंगा, मतलब 0 वोट मिलने का तो कोई सवाल नहीं है। तो इस तरह की चीजें भी जो आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो शक का माहौल बन रहा है। तो चुनाव आयोग बुला रहा है बात करने के लिए, ठीक है, क्या बात करेगा क्या नहीं करेगा, शिकायतें अपनी लोग पेश करेंगे, रखेंगे, लेकिन साफ साफ कहना चाहिए कि भाई साहब बातचीत सब सही है, लेकिन हम लोग अब ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। जब ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है, उसका देश जो है, जब वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, और दुनिया में जो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा आदमी जिसको कहते हैं एलन मस्क, वो कहता है कि साहब ईवीएम मशीनें हैक हो सकती हैं, तो फिर उस पर अविश्वास करने का क्या कारण है? आप कराइए बैलेट पेपर से, ठीक है, पहले भी हो ही रहा था ना, लगातार तो बैलेट पेपर से चुनाव होते ही थे, और तब ऐसा नहीं होता था कि 5-5 दिन तो बक्से को रख करके रखा जाए, फिर उसके बाद काउंटिंग हो, 2-3 दिन में रिजल्ट उनके भी सारे आ जाते थे, ऐसा तो नहीं होता था। तो उसमें हो सकता, वो संभव है, लेकिन इसमें यही है कि विपक्ष एकदम डटे रहे अपनी बात पे, और सिर्फ रैलियों भाषण नहीं बल्कि धरना प्रदर्शन घेराव भी चुनाव आयोग का होना चाहिए, जगह जगह होना चाहिए। और जो महाराष्ट्र में योगेंद्र पवार ने की है, उस तरह की पहल भी आपको सामने लाना होगा, लोगों को बताना होगा कि देखिए साहब इस बूथ पे ऐसे ऐसे हुआ था, जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे थे, तो उसके हिसाब से बताना होगा कि साहब कितने वहां पे मतदाता थे, कितने वोट हुए थे, वोट पोल हुए थे, और कितने वोटों की गणना हुई थी। क्योंकि वो जो आपका फॉर्म 17F है, उसमें तो साफ साफ दर्ज रहता है ना, हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में, ईवीएम के बारे में दर्ज रहता है कि इसमें इस मशीन में कितने वोट दर्ज हुए हैं। तो वो अगर मिलान करना होगा, थोड़ा सा उसमें काम करना पड़ेगा, खाली जबानी जमा खर्च से नहीं चलेगा। जैसा योगेंद्र पवार ने किया, उसी तरह से अन्य उम्मीदवार जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में थोड़ा सघन कार्य करके, रिसर्च करके, और डाटा और ठोस डाटा के हिसाब से चुनाव आयोग के पास उनको जाना होगा। अगर किसी एक मामले में भी, जैसा आपने कहा ना, किसी एक मामले में भी धांधली पकड़ में आ गई तो लग जाएगा। हालांकि देखिए, जनता के सामने स्पष्ट है, सब आपको मालूम है, हमको मालूम है, जनता भी जानती है कि माहौल किसका होता है, सरकार किसकी बनती है, चुनाव कौन जीतता है, तो ये सब तो है। लेकिन वही है कि अगर प्रामाणिक रूप से अगर आंकड़े पेश होकर के आ जाएं तो चुनाव आयोग थोड़ा सा कटघरे में खड़ा होगा, अन्यथा तो उसको तो लगता है कि हमारे ऊपर जिस ढंग के कटाक्ष की भाषा राजीव कुमार करते हैं, वो तो सुन करके लगता है कि मतलब आप चुनाव आयोग नहीं होगा, कुछ और है आप। तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ एक तरफ चुनाव आयोग के खिलाफ यहाँ माहौल बहुत गर्म है, चुनाव आयोग के खिलाफ ना हो, अगर ना कहें तो ईवीएम और चुनाव में जो धांधलियां हो रही हैं उसके खिलाफ। और अब जबकि आपको बता दूं दोस्तों कि 47,500 रुपये एक सेंटर, एक काउंटिंग के लिए है। 19 सेंटर्स के लिए इन्होंने जो कहा है 5%, तो 9 लाख रुपए उसी से बनते हैं, यानी ठीक ठाक महंगा है। आप अगर एक बूथ की काउंटिंग करवाना चाहते हैं एक बूथ पे, तो 47,500 रुपये आपको देने होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया था, ये चुनाव आयोग ने तय किया है। और चुनाव आयोग ने जो तय किया है तो ये सोच के तय किया होगा कि इतना पैसा रख दो कि कई लोग तो जिनके पास पैसे नहीं होते वो आएंगे नहीं चुनाव वो काउंटिंग करवाने के लिए, रिकाउंटिंग के लिए। और वो सिर्फ 5% रिकाउंटिंग की बात है, वो भी 1 सप्ताह के अंदर आपको ये फैसला ले लेना है कि मुझे रिकाउंटिंग करना है, एप्लीकेशन देना है। तो बहुत सारे नियम जो हैं, ये जो फैसले आए थे, हाँ जी, लेकिन ये ऑलरेडी शायद एप्लीकेशन इन लोगों ने दे रखे हैं, इसलिए वहाँ से
कुछ समय लिया जाता है। उसमें क्या आगे हुआ है देखना होगा, लेकिन दिलचस्प होगा इसलिए क्योंकि अगर रिकाउंटिंग होती है, कई लोगों ने हरियाणा चुनाव में भी रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ, खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग की मनमानियां हैं या कुछ और है, लेकिन इस बीच अगर चुनाव आयोग FIR दर्ज करवा रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पर जाति की ये गुंजाइश नजर आती है। चलिए खैर बढ़े आगे। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं और आपसे भी समझना चाहता हूं महाराष्ट्र कितना इंपॉर्टेंट है वहां बीजेपी के लिए भी, यानी महायुति के लिए भी, और महाराष्ट्र की सियासत में EVM जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है वो कितना इंपॉर्टेंट है विपक्ष के लिए। और यहाँ से कहीं ना कहीं विपक्ष ये ज़रूर समझ रहा है, सोच रहा होगा, और इसीलिए शायद ये अब एक नई रणनीति के साथ विपक्ष सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहा है, जिसमें वो देख रहा है कि चुनाव हम जीते या हारें, हमारी हार ही होती, हार गए तो चलो ठीक है, लेकिन जीत के भी हार होती है। हमारे MLA खरीद लिए जाते हैं या चुरा लिए जाते हैं, वोट चुराए जा रहे हैं। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे थे ना। अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, एक तो महाराष्ट्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र से जो एक चिंगारी भड़की है EVM के खिलाफ, चुनाव आयोग की धांधलियों के खिलाफ, वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र ठीक है, बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, अडानी के लिए महत्वपूर्ण है और महाविकास आघाड़ी के लिए भी महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र में आती है, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वहां से जो एक आंदोलन निकल रहा है और उस आंदोलन में कल शामिल हुए उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार भी जाके उसमें शामिल हुए। EVM के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, बाबा आघाब जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें जाकर शामिल हुए, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो महाराष्ट्र में पिक्चर है राजीव जी, वो अभी बाकी है। हम लोगों ने राजीव जी इस समय चुनाव परिणाम आ रहे थे, ठीक उसी समय भी कहा था कि महाराष्ट्र में भी खेल बाकी है, क्योंकि वो खेल यही था कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया। यानी वो खेल महाविकास आघाड़ी के साथ तो जो होना था वो तो हुआ ही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा खेल जो है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ हो गया कि दोनों की जो बार्गेनिंग पावर थी वो बीजेपी ने खत्म कर दी। अब एकनाथ शिंदे रूठे हुए चाहे अपना इलाज कराएं, अपना बुखार उतरवाएं या किसी को बुखार चढ़ाएं, कुछ भी करते रहें, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो बीजेपी से बार्गेनिंग पावर उनकी खत्म हो चुकी है। और ये शिवसेना के नेता का बयान भी आया कि साहब अजीत पवार की वजह से जो है हम बीजेपी पर दबाव नहीं बना पा रहे, ये एक बयान था। तो यानी अजीत पवार तैयार बैठे, भाई एकनाथ शिंदे जाएंगे तो अजीत पवार आ जाएंगे, अजीत पवार जाएंगे तो एकनाथ शिंदे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने जो किया, और आज सुबह प्रमोद तिवारी का भी कहना था कि जो एकनाथ शिंदे ने किया उसका पढ़ एकनाथ शिंदे, यानी एक तरीके से जो आरोप थे कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया, उस विश्वासघात की सजा मशीनों ने भले ही ना दी हो, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए उनसे मिल गई एक तरीके से कि आप मुख्यमंत्री बन भी नहीं पा रहे हैं और कहना पड़ रहा है आपको कि हमने तो बीजेपी को समर्थन दिया हुआ है। मतलब दिल के अरमान जो है वो आपके दिल में भी हैं और आंसू जो है वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये बड़े संकट में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, और जो महाराष्ट्र में सब खेल चल रहा है, अब देखना यह है कि एकनाथ शिंदे इस खेल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते। जैसा कि जयशंकर जी कह रहे थे कि कोई बीजेपी का बड़ा नेता ही उनको हवा दे रहा था, अगर वो बीजेपी का बड़ा नेता भी हवा दे रहा था राजीव जी, तो ये बीजेपी में भी चल रही है। और क्या इसी वजह से अभी तक बीजेपी का खुद का अपना नेता तय नहीं हो पाया महाराष्ट्र में? भाई अगर 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आ गए तो महायुति का नेता भले ही तय ना हो पाया होता, लेकिन बीजेपी अपना नेता तो चुन लेती कम से कम। वो चाहे देवेंद्र फडणवीस होते हो, चाहे वो पीयूष गोयल होते हो, चाहे वो विनोद तावड़े होते, कोई भी होता, आप अपना नेता तो चुन लेते। बिल्कुल। तो आप इंतजार कर रहे थे अगर इस बात का कि अगर एकनाथ शिंदे चले गए तो आप अपना नेता चुन लेते, वो अभी तक नहीं हो, कल भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस पर भी संशय बरकरार है। बिल्कुल 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 संशय बरकरार है कल की बात, और कल क्या कुछ होता है। लेकिन 5 तारीख को वहाँ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, ये तय कर दिया गया है। कौन होंगे मुख्यमंत्री इस नाम पर अभी घोषणा बाकी है, लेकिन उससे पहले क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, जो अजीत पवार पहले कह रहे थे कि हमारी सभाओं में प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जो अजीत पवार कह रहे थे कि ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा ठीक नहीं है, वो अजीत पवार आगे क्या रुख अपनाते हैं और उनके साथ बीजेपी के लोग क्या रुख अपनाते हैं, ये सब कुछ देखना होगा। बहुत दिलचस्प है मुकाबला इस बार का। इसीलिए प्रेम कुमार जी ज़रा आपके पास फिर से आना चाहता हूं, और महाराष्ट्र इस पे एक बार फिर चर्चा ज़रूरी है, और चर्चा इसलिए क्योंकि एकनाथ, आपको लगता है क्या कि एकनाथ शिंदे के पास अगर गृह मंत्रालय नहीं है, जो मांग रहे हैं कहा जा रहा है,
और लड़ाई यहीं पे अटकी पड़ी है? अगर नहीं है, कितने दिन रहेंगे एकनाथ शिंदे साथ साथ? देखिए राजीव जी, गलत तरीके से गठबंधन बना है तो बुरे काम का बुरा नतीजा होता ही है। आज हो कल हो, इतना बड़ा बहुमत, इसके बावजूद आप शादी की तारीख तय कर दिए, दूल्हा ही नहीं पता कि शादी की तारीख तय हो गई कि 5 तारीख को शादी होगी और दूल्हा का ही पता नहीं है, तो किसी को भी दूल्हा बना देंगे क्या? तो ये उसी चीज का है कि आप एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति। चुनाव जीतने के लिए भी जो ये हथकंडों का इस्तेमाल हुआ, तो उसके बाद अब सब अपनी भागीदारी देख रहे हैं। लेकिन मुझे जो इस पूरे प्रकरण में लगता है वो ये कि ये बीजेपी के भीतर की लड़ाई ज्यादा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार में कहाँ रीढ़ की हड्डी की वो लोग विरोध करें और कुछ मांग ले। आज तो आंकड़ा भी इतना ज्यादा है बीजेपी के पक्ष में कि एकनाथ शिंदे के बिना भी सरकार बन सकती है। वो क्या करेंगे मोल भाव, और वो क्या शर्तें रखेंगे? ये शर्तें उनसे रखवाई जा रही हैं, क्योंकि भीतर खाने जो लड़ाई है कि देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। आज आरएसएस के खेमे से जो खबर आ रही है कि आखिर इतना उहापोह क्यों है देवेंद्र फडणवीस के नाम पर, तो मतलब क्लोजर रिपोर्ट एक तरह से होता है कि बस शट एंड फाइल केस, कि भाई इनके नेतृत्व में इतना बड़ा बहुमत मिला तो यही होंगे मुख्यमंत्री। चर्चा क्यों किसी और नाम पर? ये आरएसएस की ओर से खबरें प्लांट की जा रही है। अब कितनी सच है आरएसएस की ओर से तो बहुत खबर प्लांट हो जाती है, लेकिन ये बात है, बात तो गंभीर है कि भाई इतना बड़ा बहुमत जिसके नेतृत्व में मिला हो, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, उसको ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब बहुमत देवेंद्र फडणवीस को नहीं मिला है, बहुमत चुराया गया बहुमत है, दावा कोई और कर रहा है। यहां पर समझिए चीजों को, क्योंकि इस चुनाव का यह भी मतलब है ना कि महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी को पसंद ही नहीं करती, हरा देती है लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को पसंद कर रही है। तो ये लीडरशिप कैसे माने इस बात को? तो अब लीडरशिप तो जानता है कि ये चुराया हुआ बहुमत है, ये धांधली का बहुमत है, तो देवेंद्र फडणवीस का तो बहुमत है नहीं, तो देवेंद्र फडणवीस को वो बनने नहीं देना चाहते। अगर रियल में देवेंद्र फडणवीस का बहुमत होता तो किसकी मजाल थी कि जो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर किसी और के नाम की चर्चा करता? 235 सीट मतलब पूरे गठबंधन को, और उसमें बीजेपी को आप देख रहे हैं कितनी बड़ी सीट संख्या में सीटें मिली है। ये बीजेपी ने अपना इतिहास, अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इसका मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस को मिला हुआ बहुमत नहीं है, ये बहुमत दरअसल चुराया हुआ बहुमत है। लीडरशिप जानता है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को भाव नहीं दे रहा है, उसको कैसे रास्ते से हटाया जाए इसलिए एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी कहानी महाराष्ट्र की यही है ये राजीव जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र की कहानी कुछ ऐसी ही है। और यहाँ जरा महाराष्ट्र की कहानी आपसे भी समझना चाहता हूँ। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप बहुत नज़दीक से महाराष्ट्र रहकर आपने देखा, आपने भी रहा है, लंबा समय आपने गुजारा है वहाँ पे, और जयशंकर जी भी। ज़रा आपसे समझो, क्या ये जो राजनीति अभी चल रही, जो सियासत चल रही है, इसमें पिक्चर अभी बाकी है, ये कहा जाए? जी, सवाल मेरे से है राजीव जी? जी 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 जी, आप ही से जी जी जी। देखिए चुनाव, जी, जो चुनाव के पहले जो मामला था, लगभग वो मामला अभी तक चला आ रहा है। पहले भी तीनों जो धड़े थे, भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार का एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इनके बीच जो सबसे बड़ी, देखिए गठबंधन के लिए सबसे आवश्यक होता है वो रहता है एक दूसरे में भरोसा। ये पूरा का पूरा गठबंधन जो बना था एक दूसरे के प्रति अविश्वास के साथ बना था और दबाव में बना था। अगर भारतीय जनता पार्टी पे कोई दबाव नहीं होता तो क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री अपने लिए रास्ता चुनता कि किसी और को मुख्यमंत्री बना दो और मैं उप मुख्यमंत्री रह के काम कर लूंगा? ये संभव ही नहीं था। दूसरी बात, जो शिंदे और अजित पवार आखिरकार क्यों आए भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे मामले थे, हम सब जानते हैं। कुछ मामले क्लोज हो गए, अजित पवार ने अपने खिलाफ के मामले सब क्लोज करा दिए, अपनी पत्नी के नाम के मामले सब खत्म करा दिए। लेकिन कहा जाता है कि अपराध की फाइलें कभी बंद नहीं होती। एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में हम लोग को बताया जाता था कि क्राइम की फाइल कभी बंद नहीं होती, उसको कभी भी रीओपन किया जा सकता है। तो जिस दबाव के कारण पहले अजित पवार और एकनाथ शिंदे जो है भारतीय जनता पार्टी के पास गए थे, सरकार में शामिल हुए थे, वो तो फिर से हो सकता है। ये बात बिल्कुल प्रेम कुमार जी की बात से मैं सहमत हूं
कि इनकी कोई औकात नहीं फिलहाल। लेकिन असली बात यह है कि वो बताना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, कि हम में थोड़ा बहुत दम बचा हुआ है और हम कुछ ना कुछ आपका नुकसान करा सकते हैं। कितना कराएंगे नहीं कराएंगे हम नहीं जानते। वो वापस अपने अपने मूल संगठनों की ओर चले जाएंगे या उन्हें मदद करेंगे। हालांकि ये स्थिति अभी नहीं रह गई है कि माइनस बीजेपी कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में कोई भी नहीं है। लेकिन इस उहापोह में केवल ये बात एक्सपोज हो रही है, बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये बात भी अगर इतना भी बताने में कामयाब हो जाते हैं अजित पवार और एकनाथ शिंदे, तो वो ये मान के चलते हैं कि निश्चित रूप से हमारा दम जो है महाराष्ट्र की जनता के सामने थोड़ा बहुत लोग महसूस करते रहेंगे। गृह मंत्रालय के अलावा वित्त मंत्रालय को लेकर भी वहां बड़ी खींचतान है। मैं आपको ये छोटी सी जानकारी और दे दूं, अकेला गृह मंत्रालय नहीं है। आप याद कीजिए पिछले समय जिस अजित पवार ने वित्त मंत्रालय लिया था, कह के लिया था, उसका कारण ये था कि वो चाहते थे कि उनके खिलाफ फिर कोई इस प्रकार के मामले न हो जाएं, जो 75,000 करोड़ का जो सिंचाई घोटाला था। तो इस प्रकार से गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये जब तक इन लोगों को नहीं दिया जाएगा तब तक जो है एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो है उन्हें बीजेपी पे वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि हमारे बिना भी सरकार किसी न किसी प्रकार से बना ली जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आपकी बहुत सही है कि पिक्चर अभी बाकी है, वरना 26 तारीख डेडलाइन थी। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी कोई नोटिस क्यों नहीं भेजी वहां के राज्यपाल को कि आपको 26 तारीख तक का समय दिया गया था, आपने अभी तक सरकार क्यों नहीं बनाई है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले राउंड में जो बात चल रही थी कि इस ईवीएम को लेके क्या चुनाव आयोग या कोई सरकार कोई कदम उठाएगी, नहीं। इस देश में पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून है और गैर भारतीय जनता पार्टी जितने भी लोग हैं उनके लिए अलग कानून है। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये स्थिति किसी और के साथ हुई रहती, कांग्रेस अगर इसी स्थिति में रहती जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, या बाकी दोनों उनके समांतर अजित पवार वाले की स्थिति रहती, तो अभी तक वो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होके 5 दिन हो चुके रहते। राजीव जी, आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है और इसीलिए बहुत कम गैप रखा था। राजीव कुमार जी ने जो गैप रखा था, जो चुनाव कार्यक्रम बनाया था, केवल 2 दिन का समय दिया था। वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि त्रिशंकु सरकार आएगी और वो टाइम टेबल से ही पता चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की हालत वाकई बहुत खराब है और भारतीय जनता पार्टी की अब की जो सरकार बनेगी वो राष्ट्रपति के जरिए बनेगी, जैसे पहले भगत सिंह कोश्यारी के जरिए बनाई गई थी, तो वैसे ही बनने जा रही थी। अब ये 133 132 जो सीटें आई है वो निश्चित रूप से इसी ईवीएम का ही खेल है। तो असली लड़ाई जो है महाराष्ट्र जैसी, हरियाणा जैसी सारी घटनाएं आपको रोकनी है। तो इसी के कारण एक बार फिर से ईवीएम के खिलाफ जो लड़ाई है उसका महत्व जो है फिर से प्रतिपादित होता है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी हमको दिलचस्प चीजें कल तक और देखने को मिलेगी। बाकी देखना होगा कि अब इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि आपने अभी तक हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया है। अभी देखे जाने वाली बात है। अगले 2-3 दिन जो है बहुत क्रूशियल है। सीएम कौन बनेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, सीएम कौन बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर जो राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में, उस राजनीति का कितना असर देश की राजनीति पे होगा और इस राजनीति में क्या ईवीएम का घोटाला या ईवीएम या कहें तो जो वोट चुराने वाली बात आज मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, वो सब बाहर निकल के ये बातें आएंगी। क्या ये एक आंदोलन का स्वरूप लेगा, ये सारी चीज़ें हैं। जरा इस पे एक बार समीर जी आपसे समझना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन जो 26 दिसंबर से जिसकी शुरुआत हो रही है बेलगाम से, ये आंदोलन आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं और महाराष्ट्र की सियासत में खासकर एकनाथ शिंदे का रोल, अजित पवार का रोल, क्योंकि वहाँ भी 2 बैसाखियाँ हैं बीजेपी के आगे। जी बिल्कुल राजीव जी, इस निश्चित रूप से इस आंदोलन की जरूरत और इस आंदोलन को लेकर जो विपक्ष की रणनीति है वो जरूरी है। और इसके लिए केवल ये बात तो है ही कि चुनाव में आप चुनाव आयोग पर, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। दूसरी ओर एक जो बड़ा जन दबाव है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में, क्योंकि विपक्ष के ऊपर अब ये सवाल उसके भी उठते हैं लगातार कि आप ईवीएम पर भरोसा तो नहीं जता रहे हैं, लेकिन आप उसके खिलाफ मैदान में आ क्यों नहीं रहे, आप सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं। हम आप भी ये सवाल पूछते हैं क्योंकि इतने दिनों से लगातार 10 साल से
कई चुनाव ऐसे हुए और हाल के फिलहाल जो हरियाणा और ये महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है तो साफ दिखाई पड़ा है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी कई सीटों पर वोट किस तरह से परसेंटेज कितने ज्यादा बढ़ गए जिसका असर हुआ। नहीं तो जो स्थिति होती लोकसभा चुनाव में एनडीए गवर्नमेंट की या एनडीए की गठबंधन की, वो सबको पता है। तो ये मजबूरी भी है अब विपक्षी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, कि वो सड़कों पर इसके लिए उतरे, अन्यथा वो लोगों का विश्वास भी खो देगी। वही लोग जो उसको समर्थन देने को तैयार है फिर उससे लगातार अब सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। और जिस तरह से अभी पुणे में बाबा अढाव बैठे रहे अनशन पर, उन्होंने भी एक तरह से इंड्यूस किया है कि आप लोगों को उतरना चाहिए, कुछ करना चाहिए, अन्यथा केवल चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दे देने से, शिकायत दे देने से, कुछ प्रमाण दे देने से काम नहीं चलने वाला है। वो भी दीजिए, आप कोर्ट में भी जाइए, संसद में भी उठाइए, और सबसे ज्यादा जरूरी जो इस लोकतंत्र में आपको अधिकार मिला हुआ है कि आप उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरिए ताकि आम जनता तक वो बात आपकी पहुंचे कि कैसे आप ये जो सारे आरोप लगा रहे हैं, कैसे पूरी चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट किया गया है। अपने हिसाब से सरकार ने चुनाव आयोग को एक तरह से कब्जे में रखकर काम कराया है। तो ये जो आपके आरोप है उसको वहां तक पहुंचना चाहिए इसके लिए। दूसरी बात जो महाराष्ट्र की आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि एकनाथ शिंदे का अभी दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक करना, बैठक के बाद उनकी तस्वीर वायरल होना, फिर मुंबई जाना, मुंबई में सारी जो बैठकें थी सबको रद्द कर अपने गांव पहुंच जाना, और फिर गांव में 2 दिन बीमार रहने के बाद ठीक होकर वापस मुंबई लौटना और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बहुत कुछ कह रहा है। ये तो साफ है कि एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी का जो इतना जबरदस्त दबाव है कि आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बावजूद उसके वो अगर अपने पैर की पीछे खींच रहे हैं तो इसके ये एक सामान्य बात तो नहीं हो सकती है। इसके पीछे निश्चित तौर पर कुछ गंभीर बातें हैं, खास मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जांच एजेंसियां हैं और जो अब तक का इतिहास रहा है पिछले 10 साल का, उनको ये सारी चीजें पता है। इसके अलावा ये भी ठीक है कि एक नए सिरे से दूसरे गठबंधन की तैयारी हो रही थी। तो अगर ये सरकार अभी बन भी जाती है तो ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे किसी मजबूरी वश, चाहे एकनाथ शिंदे हो चाहे अजित पवार हो, किसी मजबूरी वश अभी ये सरकार में शामिल हो जाते हैं तो ये ऐसा नहीं रह सकता कि 5 साल तक उसी रूप में चलते रहेंगे। बहुत सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं और दोनों के ऊपर चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी ने दबाव डाले हैं जी, दबाव हर तरह से डाले हैं। अजित पवार इस तरह से एक विद्रोही भूमिका थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को अपने चुनाव क्षेत्र में उन्होंने रैली के लिए नहीं बुलाया नहीं, मना कर दिया कि आपको आने की जरूरत ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ के नारों को लेकर उनकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन अब अगर वो सरकार बनाने को तैयार हो रहे हैं तो ये सरकार बनी भी रहती है तो आगे कितने दिनों तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बनी सरकार ही इसी महाराष्ट्र में कितनी बार बनी और कितनी बार टूटी पिछले 5 साल में हम लोगों ने देखा। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के इस बार अच्छा खासा उसके पास विधायकों की संख्या है, लेकिन ये भी सही बात है कि पूर्ण बहुमत से वो सीटें उसकी काफी ठीक ठाक कम है। तो ये चीजें आज की तारीख में अभी तो खैर तय ही नहीं हो पा रहा है कि सरकार बन पा रही है, नहीं बन पा रही है, कब तक सरकार शपथ लेगी। संवैधानिक संकट जो है उसकी तो हम लोग बातें ही छोड़ दें। 26 नवंबर उस कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन अब तक सरकार नहीं बन रही है। तो किस तरह का संवैधानिक संकट है, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। न तो चुनाव आयोग को कुछ पता चल रहा है, न ही सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता चल रहा है, और न ही सरकार को कुछ पता चल रहा है, न ही राष्ट्रपति को कुछ पता चल रहा है। अपने आप में बहुत गंभीर मसला है, लेकिन इन सब के बाद जब सरकार बन भी जाती है तो वो इसी रूप में कितने दिनों तक चलेगी ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत, उसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार और उन दोनों की बैसाखियों के सहारे ये बीजेपी 132 सीटें हैं, ठीक ठाक सीटें हैं, स्ट्राइक रेट काफ़ी कमाल का है। लेकिन उसके बाद भी क्या बीजेपी यहाँ इन दोनों को मजबूती के साथ पकड़ के, जैसे अभी दिखाई दे रहा है केंद्र में भी बैसाखियों के सहारे है और उधर भी बैसाखियों के सहारे, जरा समझना चाहता हूं जयशंकर जी, कैसे देखते हैं आप महाराष्ट्र के इस की सरकार को, और यहाँ से देश की सियासत पे कोई असर पड़ते हुए आप देखते हैं?
सरकार तो मेरे ख्याल से बन ही जाएगी 2-3 दिन बाद, जो भी है 5 दिसंबर का क्या उन्होंने 5 को किया है। जैसा अभी प्रेम कुमार भी कह रहे थे कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे के पास राजनीतिक सौदेबाजी की कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, क्योंकि उनके पास जब खुद ही अपना 132 है तो 12-15 तो निर्दलियों को जुड़ा लेंगे या इन्हीं में से तोड़ के ले लेंगे। अजित पवार के लोग टूट जाएंगे या शिंदे के लोग टूट जाएंगे, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल बात यही है कि अब लड़ाई जो है आपको सड़कों पे लड़ना पड़ेगा। जो बेलगांव से शुरू होने की बात है उसको इंडिया अलायंस को एकजुट होकर के, एक तो यह है कि जैसे योगेंद्र पवार ने किया है उसी तरह की, और पता नहीं अगर समय सीमा आप कह रहे थे कि अगर 1 सप्ताह का है तो 1 सप्ताह तो बीत चुका होगा मेरे ख्याल से, तो अब नहीं हो पाएगी अगर नहीं कर पाए होंगे लोग तो। लेकिन जो है उसको बहुत तथ्यात्मक ढंग से, एक लड़ाई तो वो लड़नी चाहिए तकनीकी ढंग से, दूसरी जो है सड़क पे लड़ना बहुत जरूरी है। उसमें विपक्ष का एकजुट चेहरा दिखना भी बहुत जरूरी है। और जैसे चुनाव आयोग है, अब जैसे अभी बात हो रही थी सैयद शुजा के बारे में कि साहब उनके खिलाफ FIR कर दी गई है, भाई चुनाव आयोग यही अपनी तटस्थता खो देता है। इस तरह के एक्शन से वो साबित कर देता है कि उसका रवैया पक्षपातपूर्ण है। अरे भाई तुम अगर पाक साफ हो, बेदाग हो, तुम्हारा कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है, तटस्थ हो तुम, तो सैयद शुजा जैसे लोगों का स्वागत करो और 1-2 बार इनको बुला करके एक्सपोज करो। अगर लगता है कि लोग इनके दावे में दम नहीं है तो उनको एक्सपोज करो कि हाँ जी आप दिखाइए मशीनें हैं, किस किस मशीन को आप हैक करके दिखाइए, प्रूव करा दीजिए एक बार। सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग इस काम को कर दे, बहुत अच्छी बात है, तो लोगों के दिमाग में साफ हो जाएगा कि भाई ये विपक्ष बार बार जो है रट लगाता है EVM हैक हो गई, EVM हैक हो गई, तो देख लो उसका सच क्या है। लेकिन उसके लिए चुनाव आयोग तैयार होने के बजाय अगर आप गिरफ्तारी उसकी करवा रहे हैं तो इसका मतलब कि दाल में काला है, या हो सकता है पूरी दाल ही काली है। ये लोगों के मन में भरोसा बैठता है। अब दूसरा यह है कि देखिए सरकार तो बीजेपी का, चूंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी है, बैसाखी रहे न रहे इससे भी बहुत उनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो सरकार तो चलाएंगे। लेकिन यह है कि सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष लामबंद होता है और लामबंद होकर के विधानसभा से लेकर के सड़क तक, एक तो इसी इशू को उठाना चाहिए। मतलब हम जो बार बार कह रहे हैं ना, हमारे मित्र लोग भी कह रहे हैं, लेकिन हमारा एम्फेसिस उसमें दूसरा है। भाई 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक की संवैधानिक स्थिति क्या है? अगर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है, विधानसभा गठित नहीं हुई है, मुख्यमंत्री बनना न बनना अलग बात है, अगर विधानसभा का गठन हो जाता, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता, तो लगता कि हाँ जी एक विधानसभा वहां है, लेकिन वहां तो ना तो विधानसभा है, ना कोई सरकार है, ना राष्ट्र प्रशासन है, तो किसके हवाले है महाराष्ट्र भी? इसको अपोजिशन को उठाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं वो उठा रहे हैं। कि वहां संसद में भी उठाना चाहिए, ऐसे सार्वजनिक रूप से भी इसको बहस का मुद्दा बनाना चाहिए कि भाई क्या है, संविधान में क्या व्यवस्था है कि अगर मान लीजिए विधानसभा, अब कोई कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अब प्रधानी वो बैठी हुई है वहां क्योंकि मोदी जी की मित्र है। तो अब सवाल है कि लेकिन मित्र होना और होना अलग है, लेकिन उसका एक्सटेंशन का भी तो नोटिफिकेशन होना चाहिए ना। तो मनमर्जी से लोकतंत्र को हाका जा रहा है, एक तरह से ऐसा कर दिया गया कि निरंकुश सत्ता हो गई है और नकारा विपक्ष, जो मैं बार बार पहले भी कहते रहा हूं कि इस हालत में हम लोग पिस रहे हैं, लोकतंत्र हमारा इसी में घिसट रहा है। इनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा, इस सरकार को जवाबदेह लाना होगा, कटघरे में खड़ा करना होगा और संसद से लेकर सड़क तक इनके खिलाफ एक माहौल बनाना पड़ेगा, आंदोलन करना शुरू होगा और बात बात पे आपको हर बात में हाजिर जवाबी के साथ तैयार रहना पड़ेगा। जो इशूज है, क्योंकि ये लोग इशूज तो लगातार देते हैं, इनको लगता है कि हमारा विपक्ष हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, बहुत करेगा, संसद में दोनों सदनों में हल्ला हंगामा करेगा, हम एडजर्न करवा देंगे, या बहुत अगर हमारे जरूरी कोई विधेयक होगा तो उसी हल्ला हंगामे उनके बाइकाट के बीच में अपना हम पास करा लेंगे। तो उसकी सेहत पे तो कोई खास नहीं पड़ा। लेकिन आप अगर उसी बात को लेकर के सड़क पर भी जाते हैं और जनता को बताते हैं कि हाँ जी हमने इसलिए किया है, हमने इसलिए हंगामा किया है, ये हम कर रहे हैं, सदन को चलाना, संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार नहीं चाहती है कि जो देश के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा हो, उन मुद्दों पे बहस हो जी। तो इस पर आपको एम्फसाइज करना होगा और उसके हिसाब से ही। और दूसरा यह है कि आपकी, चूंकि चुनाव में तो कई जगह एकजुटता आपकी नहीं रह जाती है, लेकिन संसद में और सड़क पर सरकार के खिलाफ जो फासिज्म चल रहा है, सांप्रदायिकता के जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, संभल और अजमेर शरीफ की बात हो गई। अब तो आज मैं सुन रहा था कि कहाँ बदायूं और कहाँ कहाँ जो है सारे मामले उभर करके आएंगे,
तो बार बार वो लोग कहते रहते हैं। और जैसे आपने एक मोहन भागवत के बयान के बारे में कहा था जी, उन्होंने कहा कि 2 या 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, तो भाई अपने प्रचारकों से कहो ना शादी ब्याह करें, वो लोग बच्चा कुछ करें, पैदा करें। आप लोग तो सब 1 मिनट में सेना तैयार कर लेते हैं, तो बांग्लादेश में आप चुप्पी साधे हुए, बांग्लादेश में जाके जो भाई बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी, उसमें शेख मुजीब के जमाने में भारत के लोगों ने किया ना, तो आप जाइए वहां कुछ करिए, तो उसे आप करते नहीं है। लेकिन ये कितनी बातें, कितने तरह की बातें बोलते हैं मोहन भागवत, जिसका उनको खुद भी पता नहीं होता, और उसमें कितनी बातें वो अपने स्वयंसेवकों प्रचारकों के लिए कहते हैं, कितनी सरकार के लिए कहते हैं, कितनी आम लोगों के लिए कहते हैं, इसका उनको भी पता नहीं चलता है कब क्या बोल जाएंगे। क्योंकि इन्होंने ही, यही हजरत हैं जिन्होंने कहा था ना कि क्या जरूरी है क्या कि हर मस्जिद में और दरगाह में आप शिवालय और मूर्तियां खोजना शुरू कर दें। जब ज्ञान वापी का मामला जब चला था वहां पे, तो इन्होंने ही बयान दिया था। तो वो बयान किसके लिए था? या तो आपके स्वयंसेवक और प्रचारक या आपके जो अनुषंगिक संगठन है उनके लोग आपको बात को मानते नहीं है, या आप चौका पर कुछ और चौकी पर कुछ वाली बात करते हैं कि चौका पे कुछ कह दिया लेकिन चौकी में कुछ और कह रहे हैं आप। तो इस तरह के लोगों पे बड़ा मतलब अजीबोगरीब रवैया बना के रखा है इन लोगों ने कि हाँ साहब जो फिट बैठ जाए वो हमारी है। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और मुश्किल यही है कि हमारा लोकतंत्र इसी सब कारणों से अभिशप्त हो रहा है। उसके लिए जब तक अपोजिशन में एकजुटता नहीं होगी, जब तक उसके खिलाफ लामबंद होकर के संघर्ष करने की बात नहीं होगी, तब तक ये इसी तरह से चलाते रहेंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ यहाँ, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर चर्चा, और इसमें बहुत गंभीर बातें आप बता रहे हैं। इस पे काम विपक्ष को करना है और बहुत मजबूती के साथ करना होगा। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ईवीएम वाली बात जो है वो आगे तक जाएगी? निश्चित तौर पर राजीव जी काफी आगे तक जाएगी, और जिस तरीके से चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं ने, और प्रत्यावेदन दिए जा रहे हैं वीवीपैट मशीनों के मिलान के और के चिप हैं उनकी जांच की उनकी, तो ये एक तरीके से लगता है कि अब ये बात काफी आगे तक जाएगी। और ये बात आगे जाएगी राजीव जी, इससे भी समझ में आता है कि अगर ये बात आगे जाने का अंदेशा चुनाव आयोग को नहीं होता तो एफआईआर अब दर्ज नहीं कराई जा रही होती। एफआईआर जो दर्ज कराई जा रही है, इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों को रोकने के लिए चुनाव आयोग जो है वो उन गड़बड़ियों पर सवाल ना उठे, इसके लिए अब तत्पर हो गया। वो गड़बड़ियां नहीं रोक रहा है, लेकिन उन गड़बड़ियों पर सवाल ना हो, ये इन सवालों को रोकने के लिए अब वो तत्पर हो गया। और ये साफ तौर पर उसको समझ में आ गया है कि ये मसला अब देश भर में उठने जा रहा है, और चूंकि कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है तो उससे पहले चुनाव आयोग को बचना होगा। तो चुनाव आयोग क्या राजीव, चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन उसमें बैठे हुए जो लोग हैं, खासतौर से 3 चुनाव आयुक्त, उनमें भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप है, क्योंकि वो जिस तरीके से भद्दी शायरियां आकर करते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि शायरी क्या होती है, लेकिन वो लिख कर लाते हैं और देश का समय बर्बाद करते हैं आकर के अपनी शायरी सुना करके। तो उनकी गंदी गंदी शायरियां जो है वो उन पर रोक किसी तरीके से लगनी चाहिए। तो देश को इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, और ये जब तक गंदी शायरियां चलती रहेंगी तो ये छेड़छाड़ और डाटा की चोरी, विधायकों की चोरी, ये सारी चीजें भी चलती रहेंगी। तो अब जो निशाने पर है वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो विपक्ष के निशाने पर है, और लगातार आप देखिए राजीव जी जो भी लोग बात कर रहे हैं वो सब मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर बात कर रहे हैं या चुनाव आयोग को लेकर बात कर रहे हैं। तो अब ये लगता है कि ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। एफआईआर दर्ज कराने से आंदोलन रुक जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कितनी एफआईआर दर्ज कराएंगे भाई, 140 करोड़ लोगों का देश है, और अगर लोग सड़कों पर निकल आए, ये घपला हो रहा है, और अगर कोई आंदोलन बन गया तो एफआईआर क्या करेंगे, कितनी एफआईआर आप दर्ज कराएंगे? तो ये जो है तो कमियां अपनी हैं, चाहे वो आपने जानबूझकर की हो और चाहे वो जानबूझकर नहीं की हो और चाहे कमियां नहीं हो, लेकिन अगर कमियों की तरफ उंगलियां उठ रही हैं तो उन कमियों को दूर करना चुनाव आयोग का दायित्व है। एफआईआर दर्ज कराने से सवाल उठना बंद नहीं हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एफआईआर दर्ज करना, अभी सैयद शुजा की बात में बता रहा था, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लीजिए या इन मसलों को, इन बातों को आप रोकने के लिए वो भी कानूनी शिकंजा कसने की कोशिश कीजिए उन लोगों के ऊपर जो कहीं ना कहीं अलार्म, आपके लिए अलार्म का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको रोकना चाहेंगे तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। खैर, बहुत कुछ इस पे अभी चर्चा होना बाकी है। आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की